हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिफ्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, तो सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आपके किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो। रेशियो क्या होता है? जैसे कोई भी रेशियो गिवन है, जैसे दिया है 4:5, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम फ्रैक्शन में भी इस तरीके से लिखते हैं 4/5। तो चाहे हम इस तरीके से रेशियो में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट है, जैसे कि अगर कोई भी चीज का रेशियो हमें पूछता है, जैसे अगर हमसे पूछे कि 46 kg रेशियो 1900 ग्राम, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो दोनों की यूनिट है ये सेम होनी चाहिए। ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, ये केजी में, ये ग्राम में। तो पहले तो हमारी जब दोनों की यूनिट सेम होगी तभी हमारा एग्जैक्ट रेशियो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ग्राम में है तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लें। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हम इसको लिख लेंगे 46,000 अपॉन, ये ग्राम में चेंज हो गया, रेशियो को हम अपॉन में लिखते हैं और ये भी ग्राम में है 900। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे और कट करने पे हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमारा रेशियो होगा। ओके, तो ये तो था कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे करें। तो सबसे पहले यूनिट सेम की जाती है। अगर सेम है तो हम डायरेक्ट अपॉन में लिख के कट कर लेंगे, और अगर सेम नहीं है तो पहले हम यूनिट्स को सेम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी देता है कि 600 रुपीज है, ओके, और इसको ए एंड बी में 2:3 में डिवाइड करना है। 600 रुपीज को ए एंड बी में डिवाइड करना है 2:3 में। तब हम लोग रेशियो में इसको डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे 600 रुपीज है तो हमें ए को देना है, तो ए को हम कितना देंगे? ए को कितना मिल रहा है? 2 रेशियो मिल रहा है, तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो टोटल होगा वो नीचे लिखेंगे 2/5। 2 and 3 का रेशियो कितना होगा? 5, तो 5 हम नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, 1 and 0 10, 5 2 जा 10 और 8 0, 12 2 जा 24, 240 रुपीज। 240 तो हमें किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। अगर हमें बी का निकालना है तो 600 रुपीज है, बी को जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 3, तो हम लिखेंगे 3 और टोटल जितना है 5 वो हम नीचे लिख देंगे। ओके, फिर से इसको हम कट करेंगे तो आएगा 120 एंड 12 3 जा 36, 360 रुपीज किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। अब ए को कितना मिला? 240 एंड बी को कितना मिला? 360। दोनों का सम कितना हो गया? 600 रुपीज। 600 हमारा ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2:3 में। कभी कभी दिया होता है कि कोई रेशियो गिवन है, उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है। जैसे अगर हमें रेशियो गिवन है 2:5, कह रहा है इसको परसेंटेज में चेंज करो। तो परसेंटेज में किसी भी चीज को कैसे चेंज करते हैं? परसेंटेज में कैसे करते हैं? परसेंटेज में किसी भी चीज को चेंज करने का मतलब होता है उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाता है। जैसे कि 2:5 है, तो 2:5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 5 2 जा 10 एंड 0 22 जा 40%। तो जो 2:5 है ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया 40%। ओके, इसके बाद हमारा आता है कि जैसे परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे अगर इस तरीके से गिवन है कि एक स्टूडेंट है, मान लीजिए उसका नाम है राम। ठीक है, राम को मैथ्स में मिले 80 मार्क्स, इंग्लिश में मिले 40 मार्क्स। ओके, तो दोनों का परसेंटेज बताना है कि मैथ्स में उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले और इंग्लिश में कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो मुझे ये बात पता है कि टोटल, और जो टोटल पेपर है वो 100 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको ये पता होता है कि हमें कितने परसेंट मार्क्स मिले, हमें ये निकालना होता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुझे मार्क्स कितने मिले। तो अगर हम मैथ्स का परसेंटेज निकालते हैं तो मैथ्स में कितना मिला? 100 में 80 मार्क्स मिला। 100 में 80 मार्क्स मिला, तो हम इसी तरीके से तो लिखते हैं कि 100 में 80 मार्क्स मिला।
उसके बाद उससे अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मैंने बताया किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये 100 और 100 कैंसिल, दैट मीन्स मैथ्स में उसको 80% मार्क्स मिले। ओके, अगर हमें इंग्लिश का निकालना है तो इंग्लिश में उसको मिले 40 मार्क्स। कितने में? 100 में। तो 100 में उसको मिले 40 मार्क्स, तो 100 में 40 मैंने इस तरीके से लिखा। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के लिए उसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट हो गया, मार्क्स कितने मिले? 40%। क्योंकि मैंने परसेंटेज में चेंज किया इसलिए परसेंट लगाना ना भूलिएगा। ये तो था हमारा रेशियो एंड परसेंटेज की बात। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमारा है कि उसके बारे में डिसाइड करेंगे, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी। ओके, चलिए देखते हैं सेल्स टैक्स क्या होता है। सेल्स टैक्स हो या वैट हो या जीएसटी हो, तीनों एक ही चीज है। सेल्स टैक्स हो या वैट हो या फिर जीएसटी हो, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक तरीके का टैक्स ही है। और टैक्स क्या होता है? हमेशा हमारा बिल अमाउंट पे ऐड होता है। जैसे अगर हमने कोई भी चीज, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट गए, ठीक है, वहां पे हमारा कुछ बिल बना, तो मान लीजिए मैंने चिली पनीर ऑर्डर करी, चिली पनीर थी 250 रुपीज की, नूडल्स था 150 रुपीज का। ओके, हमने जब इसको टोटल किया तो मैंने अपने माइंड में सेट किया कि हमें 400 रुपीज देना है। क्यों? क्योंकि चिली पनीर 250 की है, नूडल्स 150 का। लेकिन जब मैंने खा लिया और हम रिसेप्शन पे काउंटर पे गए उसको पेमेंट करने के लिए, तो उसने हमारा बिल कितने का बनाया? 0, 5, 5, 10 का 0, कैरी आया 1, 2, 3 4, 400 रुपीज तो हमारा था ही, साथ में उसने उस पर टैक्स लगा दिया। मान लीजिए टैक्स उसने लगाया 10%। जब टैक्स 10% लगा तो 400 का 10% हो गया 40 रुपीज। मुझे पेड कितना करना है? 440 रुपीज। इस तरीके से होता है हमारा जितना भी बिल अमाउंट रहेगा, जितना भी हमारा बिल अमाउंट रहेगा उस पे जब हम टैक्स को ऐड करेंगे तब हमारा टोटल अमाउंट निकल के आएगा। टैक्स हमेशा हमारा ऐड होगा। तो हमेशा इस तरीके से दिया होता है क्वेश्चन में कि हमारा अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट इतना है, उस पे इतना टैक्स लगा तो हमें कितना रुपए देना होगा। तो टैक्स का हमेशा परसेंटेज गिवन होता है, तो पहले हम इस पे इतना परसेंट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करके तब हम कितना हमने पेमेंट किया वो बताएंगे। कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि बाद वाला पेमेंट दिया होता है कि बाद में, कि मैंने बाद में उसको इतना रुपए दिया। जैसे दिया रहेगा 440 रुपीज दिया, टैक्स लगा था 10%, तो बताइए ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, मतलब पहले वाली प्राइस कितनी थी। तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया पहले वाली जो प्राइस थी वो x थी, ठीक, फिर उस पर मैंने 10% उसको टैक्स दिया, तो x का 10% कितना हो जाएगा? 10x अपॉन 100। फिर ये दोनों हमने ऐड कर दिया, जो मेरा पहले का प्राइस था और साथ में जो हमने टैक्स ऐड किया, तो x और 10x अपॉन 100 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 10। 1 की टेबल में 10 10 बार में, 10 का x से मल्टीप्लाई 10x, 10 की टेबल में 10 1 बार में, 1 का x से मल्टीप्लाई 1x, तो 11x बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आगे ये वाला प्राइस, मतलब पहले प्राइस ये था बिलिंग अमाउंट, उस पर 10% टैक्स लग गया तो ये हुआ टैक्स, दोनों को ऐड किए तो मुझे पेड करना पड़ा 11x अपॉन 10। बट इन्होंने ये प्राइस दे रखा है कि ये वाला प्राइस है 440, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 440, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 440। गॉट इट? उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 11x 1 जाए 11x एंड ये हो जाएगा 4400। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, x इज इक्वल्स टू 4400 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44 00, x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। दैट मीन्स जो उसका पहले वाला प्राइस था वो कितना आ गया? 400। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हमें ये वाला अमाउंट दिया है टैक्स के बाद वाला अमाउंट, तो हम इसको x मानेंगे, x पे जितने परसेंट टैक्स लगा होगा वो लगाएंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो हमारा आया 11x अपॉन 10, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 440,
तो मैंने 440 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स जो हमारा टैक्स के पहले वाला अमाउंट था वो मुझे अब पता चल गया। इसी तरीके से सेल्स टैक्स होगा, इसी तरीके से वैट, इसी तरीके से जीएसटी। चाहे वो सेल्स टैक्स का है, चाहे वैट का है, चाहे जीएसटी का है, क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्काउंट, जो कि बहुत इजी है डिस्काउंट तो। ठीक, देखिए डिस्काउंट हो, टैक्स हो, या फिर आपका प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कुछ आपका ओरिजिनल प्राइस पे ही होता है, बाद वाले प्राइस पे कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपका ओरिजिनल प्राइस पे ही होगा। जैसे अगर हमारा डिस्काउंट की बात करें तो हम जब कपड़े लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो हमें कपड़ों पे एक टैग लगा होता है। ठीक, एक टैग लगा होता है कपड़े पे जिसपे लिखा होता है एमआरपी। मान लीजिए एमआरपी लिखी हुई है 1000 रुपीज, कोई कपड़ा मैंने खरीदा जिसकी एमआरपी क्या लिखी हुई है 1000 रुपीज। ओके, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? मार्क्ड प्राइस। और जो एमआरपी हमें आगे लिखी होती है उसी को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब ये 1000 रुपीज लिखा हुआ है। हम जब कपड़े लेने के लिए गए किसी शॉप पे, तो वहां मैंने देखा कि उस पे लिखा हुआ है एमआरपी 1000 रुपीज। हमसे शॉपकीपर ने कहा कि अगर आप लेती हैं तो आपको मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट देगा? 10% का। तो जब वो बताएगा कि मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि 1000 रुपीज का है, तो पहले हम तो ये देखें कि वो मुझे डिस्काउंट देगा कितना। तो हम सबसे पहले डिस्काउंट निकालने लग जाते हैं कि अगर 1000 का है तो वो मुझे 10% डिस्काउंट देगा, तो उसका हम 10% निकालेंगे। 10% मतलब 10/100। तो सबसे पहले हम 10% निकाले, कितना आया? 100 रुपीज। अब मेरे दिमाग में सेट हो गया कि जो शॉपकीपर है वो मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट देगा। दैट मीन्स अगर वो हमारा 1000 रुपीज का है और उसने मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे अब उसे पेड कितना करना है? 900 रुपीज। ये की ऐड करके दोगे, 1000 का है तो 100 ऐड करके उसको 1100 दोगे क्या? नो। इससे हमें ये पता चलता है डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और टैक्स हमेशा ऐड होता है। तो ये हमारी थी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ठीक है, तब हमने शॉपकीपर को कितना पेड किया वो पता चलता है। ओके, ये हो गया डिस्काउंट। इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सब कुछ ओरिजिनल प्राइस पे निकलेगा, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस पे। जो पहले प्राइस थी उसी पे निकलेगा, बाद वाली प्राइस पे कुछ भी नहीं। अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये तो शायद आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई भी, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में मैंने खरीदा। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कोई भी सामान मैंने जितने में खरीदा। और सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने में मैंने बेचा। ओके, अगर मैंने कोई भी सामान 20 रुपीज का खरीदा और उसको 25 में बेच दिया, तो हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? सीधी सी बात है, अगर हमने 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपीस का हो रहा है? 5 रुपीज का, क्योंकि मैंने 20 में खरीदा और 25 में बेच दिया, मतलब कि मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए कब प्रॉफिट हो रहा है और कब लॉस। यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ा है या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। जब हमारा बेचने वाला प्राइस बड़ा होगा, जब हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, मतलब बेचने वाला प्राइस जब हमारा बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस जब हमारा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, इसी का अपोजिट, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला प्राइस बड़ा होगा, जैसे हम खरीदें ज्यादा में बेचें कम में, तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक, ये चीजें तो समझ में आई होंगी। और ये निकलेंगी कैसे? सीधी सी बात है, जो बड़ा होता है उसी में से छोटे को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कैसे निकला? जब हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया।
जब मैंने 25 में से 20 को माइनस किया तब मुझे पता चला कि मेरा 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। जितने में मैंने बेचा उसमें से मैंने जितने में खरीदा था माइनस कर दिया तो मुझे पता चला कि मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इसी का उल्टा अगर हम कह दें कि मैंने कोई भी सामान 25 रुपीज में खरीदा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो फिर उसके बाद मैंने उसे 20 रुपीज में बेच दिया, यहाँ हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा तो 25 में, बेचा उसको कितने में, 20 में। तो अगर यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस जब बड़ा होगा तो क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस निकला कैसे, 5 रुपीज का मुझे लॉस हुआ। लॉस कैसे निकला, जो बड़ा था उसमें से छोटे को माइनस किया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में से जब मैंने सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। आ गई ये बात समझ में। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है कि हमेशा सब कुछ अभी मैंने बताया कि सीपी पे ही निकलता है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी करेंगे, और परसेंट में चेंज करना है, प्रॉफिट परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो हम लॉस अपॉन सीपी लिखेंगे, और परसेंट निकालना है इसलिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम आपको सिंपल इंटरेस्ट का मतलब बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक से कुछ रुपीस बोरो किया है, बैंक से मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज ले लिया उधार। ठीक है, मैंने कहा कि मैं 2 इयर्स बाद वो लौटा दूंगी। तो बैंक हर महीने हमें इस पे 10% का अगर इंटरेस्ट लगा के दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट लगा के दे रहा है, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपीज। तो उसे 1,000 रुपीज पहले साल में लगेगा, दूसरे साल में फिर से 1,000 लगेगा, एंड में मुझे उसको देना पड़ेगा 12,000। 2 साल बाद अगर हम लौटाते हैं तो मुझे उसे 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। मैंने जो ये 10,000 रुपीज उसको दिया था, मतलब सॉरी बैंक से लिया था, मैंने बैंक से जो ये 10,000 रुपीज लिए थे, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक, रेट क्या है, कितने रेट पे, कितने इंटरेस्ट पे उसने मुझे दिया, तो 10% पे दिया। ठीक, टाइम क्या है, 2 इयर्स है, 2 साल बाद मैंने लौटाने की बात करी है, अपॉन 100। जैसे देखिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 12,000 आएगा कि नहीं। अमाउंट, ये अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना है 2,000, मैंने इंटरेस्ट कितना दिया 2,000। जितना हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तब हमारा अमाउंट निकल के आता है। और ये जो फॉर्मूला ये इंटरेस्ट का है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 2,000। देखते हैं प्रिंसिपल कितना था 10,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 इयर्स, अपॉन 100। 1 2 1 2 100 10 1000 एंड 1000 2 2000। इंटरेस्ट निकल आया आपका 2,000 रुपीज। ओके, और अगर हमें पूछेगा अब मुझे कितना रुपए बैंक को लौटाना पड़ेगा तो हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट कितना निकले, कैसे निकलेगा, जितना रुपए मैंने बैंक से लिया था दैट मीन्स प्रिंसिपल, और उसमें मेरा इंटरेस्ट जितना लगा उसको जब हमने ऐड कर दिया 10,000 में 2,000 को, तब हमें पता चला कि हमें बैंक को 12,000 रुपीज देना है। ओके, ये तो था आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने लगे तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, जैसे आज हमने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। ओके, बैंक जो है वो 10% के रेट से मुझे इंटरेस्ट देती है। तो जब एंड हुआ, ईयर एंड हुआ, तब उसने मुझे 10% इंटरेस्ट दिया, तो 1,000 रुपीज तो उसने मुझे इंटरेस्ट दे दिया। अब मेरे बैंक में हो गया 11,000 रुपए। अब अगले महीने की अगर हम बात करेंगे, अगले साल की जब बात करेंगे, तो बैंक उसी 10,000 पे नहीं देगी, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं किया, मैंने बैंक से पैसा नहीं निकाला। तो अब मेरे बैंक में 11,000 रुपए हैं, तो बैंक मुझे 11,000 रुपए पे ब्याज देगी 10%। तो जब 11,000 रुपए पे देगी तो वो 1100 फिर देगी। 11,000 का 10% 1100 रुपए, 11,000 का 10% 1100 रुपीज। तो अब मुझे वो 1100 पे ब्याज देगी, तो 11,000 पे ब्याज देगी। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 2 इयर्स बाद 12,100 रुपीज। तो यहाँ देखिए, जब ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे तो हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि 12,100 आता है या नहीं। अमाउंट, ये डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा, और जितना मुझे अमाउंट मिला उसमें से जब हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे कि कितना मैंने जमा किया था, जब वो माइनस कर देंगे तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। जैसे आज मुझे 11,000 मिला, बट मैंने जमा तो बैंक में 10,000 किया था, तो मुझे ये पता चल गया मुझे 1,000 का इंटरेस्ट मिला है। तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। फिलहाल अभी हम लोग अमाउंट निकालते हैं कि देखिए 12,100 आ रहा है या नहीं। प्रिंसिपल मेरा कितना था? 10,000 रुपीज। 1 प्लस रेट कितना था? 2 इयर्स अपॉन 100, सॉरी रेट था 10% और टाइम था 2 इयर्स। ओके, 10,000 1 प्लस 10 1 10 and 1 11 अपॉन 10 की पावर 2। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाएगा 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 2 का मतलब होता है 11 अपॉन 10 2 बार लिखना है। 1020 1020 11 11 सा 121 और उसमें 20 लगा देंगे। देखिए 12,100 रुपीज आ गए। ओके, तो इसको इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम पूछें कि हमें इंटरेस्ट टोटल मिला कितना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला, मैंने बैंक में जमा किया था 10,000, बट मुझे मिल रहा है 12,100। मतलब बैंक वालों ने मुझे बढ़ा के कितना दिया? 12,100 में से हम 10,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 22,100 2100। ओके, 2100 बैंक वालों ने मुझे क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक चीजें और आती हैं कि कभी कभी कहता है कि इंटरेस्ट का जो रेट दिया होता है, कहता है कभी कभी तो ईयरली दिया होता है 10% पर एनम ऐसे दिया होता है, और ईयर जो होता है ईयर दिया होता है 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स, बट कभी कभी कहता है हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगेगा। कैसे लगेगा? हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली लगेगा, 10% पर एनम दिया है, पर एनम का मतलब होता है 1 साल का। ठीक, तो अगर हम हाफ ईयरली लगाएंगे तो 10% का हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो R है इस पे 10 का हाफ लिखेंगे, मतलब कि 5 लिखेंगे। तो P1 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे? हाफ 5 अपॉन 100 की पावर। अब यहाँ एंड टाइम कितना लिखेंगे? अगर 2 इयर्स दिया है, क्या दिया है? 2 इयर्स, तो ये बताइए कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली आते हैं? हाफ हाफ तो 2 आएंगे ना। 1 ईयर में 6 मंथ्स के तो 2 हाफ ईयरली होंगे, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली, तो 2 इयर्स में 4 हाफ ईयरली। तो हम एन की जगह पे क्या लिख लेंगे? 4। ओके, अगर 1.5 साल दिया होगा 1:1 अपॉन 2 इयर्स, 1.5 साल दिया होगा, तब हमारे कितने हाफ ईयरली आएंगे?
एक साल में 2 हाफ ईयरली और हाफ ईयर्स में 1 हाफ ईयरली, तो 2 and 1 3 हाफ ईयरली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ओके, और रेट हमारा जो होगा वो हाफ हो जाएगा, 10% है तो 5%, क्योंकि हाफ ईयरली चार्ज करना है। ओके, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं 10/2, यहाँ 10 है, 10% है, 10 का हाफ करना है तो 10/2, तो अपॉन 2 का मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 100 की जगह हम क्या कर देंगे 200 कर देंगे। ओके, और अगर क्वार्टरली कहेगा, हाफ ईयरली के बाद अगर कहता है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, क्वार्टरली में कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने क्वार्टरली आते हैं, 4 आते हैं। कितने क्वार्टरली आते हैं, 4 आते हैं। 3 मंथ्स के 4 क्वार्टरली आते हैं। तो रेट जो होगा वो हमारा 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, तो मतलब 10% है तो डिवाइडेड 10/400 हो जाएगा। और टाइम हम देख लेंगे कि कितने ईयर्स की बात कर रहा है। जैसे अगर 3 ईयर्स की बात कर रहा है तो 1 ईयर में 4 क्वार्टरली, तो 3 ईयर्स में 3 4 12 क्वार्टरली, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे 12। ओके, आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। गॉट इट। यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज मतलब जो चैप्टर 8 है उसका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, बट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको पूरा इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। अब आप इससे को जब देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप शुभ क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से मेरी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम रेट में। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।